हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ हैं कुणाल त्रिहान जी, जो लगभग 27 साल से बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से वो बिजनेस कोचिंग कर रहे हैं। तो कुणाल जी, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे दिल्ली वेल्थ ग्रुप के पॉडकास्ट में। Thank you, Manoj ji. I think it's an honor for me. माय प्लेजर सर। It's been so many years. हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. But you know what inspires me the most is कि बहुत कम लोग हैं आपकी तरह जो सोसाइटी में एक शिफ्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं. और आई थिंक सब चीज़ें जो हैं वो नैरो डाउन हो जाती हैं इंटेंट पे, क्योंकि आपकी इंटेंट ऐसी स्ट्रांग है कि आप अपने ऑडियंस तक एक वैल्यू एडिशन पहुंचाना चाहते हैं, एक वैल्यू देना चाह रहे हैं. So it is an honor for me. Thank you for having me. नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। कुणाल जी, आज हम डिस्कशन में चल रहे हैं। आज का जो पॉडकास्ट का मेन मुद्दा है वो है कि बिजनेस चलते चलते क्यों फेल हो जाते हैं, या क्यों वो उस तरीके से ग्रोथ नहीं पा पाते हैं जहाँ पे जो मतलब बेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बहुत अच्छे चलते हुए बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। उसके विषय में हम उस विषय में थोड़ा रोशनी डालेंगे जी. अगर एक बंदा जो सैलरीड है, जो नौकरी पेशा आदमी है, अगर उसकी जॉब चली जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर एक बिजनेस फेल होता है, एक बिजनेसमैन फेल होता है या उसका बिजनेस बंद होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है. तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. मैं थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड देता हूँ. देखो, आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर. मैं खुद भी बिजनेस किए हैं और मैंने जॉब भी करी है. तो फॉर्चुनेटली मैंने वो दोनों फेजेस देखे हैं, है ना, जिसमें मैंने जॉब करी, मैं फेल हुआ, मैं सक्सीड हुआ, मैंने बहुत अच्छा भी किया, मैंने बिजनेस किया, मैंने बिजनेस बहुत अच्छा भी किया, उसके बाद बिजनेस फेल भी हुए, और उसके बाद जब बिजनेस फेल हुए उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी मैंने झेले, और किस तरह से उस पर फिर वापस काम करके वापस अपने आप को बिल्डअप किया. तो ये एक जर्नी रही है. फॉर्चुनेटली आई थिंक 26-27 ईयर्स जो मुझे हुए हैं वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको मैं बोलूँगा, उस तरह के रहे हैं. क्यों? क्योंकि जब आप खुद इन चीज़ों से निकलते हैं तो आपको अच्छे से और इम्बाइब हो जाती हैं चीज़ें. और बिजनेस कोचिंग में मेरे को ये चीज़ बहुत हेल्प करती है. क्यों? क्योंकि मैं रियल टाइम एग्जाम्पल देता हूँ. तो मैं आपको एक कोर बताता हूँ. मैं बिजनेस कोचिंग में कभी भी प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता कि आप ऐसे करो, ऐसा होना चाहिए. नहीं, मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ अपना, कि देखो मैंने, जब मेरे साथ ये सिचुएशन आई थी, मैंने ये किया था. देखो आइडिया क्या है कि हमारे को माइंडसेट देना है आज की डेट में ना. यस, डेफिनेटली. हमारे को ये नहीं बताना कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो मेरे लिए चीज सही है वही चीज करके हो सकता है वो आप गलत रास्ते पे चले जाओ, है ना, क्योंकि बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना इसमें. देखिए, बुकिश लैंग्वेज तो मैं वही बात कर रहा हूँ। करेक्ट. बुकिश लैंग्वेज तो वो लोग जो हमारे बिजनेसमैन हैं, हाँ. तो ज्यादातर जो है एमबीए फाइनेंस और एमबीए मार्केटिंग और उस सब हैं जी. अच्छे लेवल पे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको हम बुकिश तो कुछ क्या ही समझाएंगे। हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लाइक आपने अपना अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया। हम बिजनेसेस से मिलते हैं, अलग अलग बिजनेसेस से मिलते हैं फाइनेंस के मामले में, तो हमारा एक्सपीरियंस अलग रहता है कुछ चीजों को लेके. करेक्ट. तो वही सारी छोटी छोटी चीजें हैं. बिल्कुल जी. तो अब मैं कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन. देखो, अगर कोई इंडिविजुअल फेल होता है तो पहली बात तो देयर आर नो फेलियर्स. इनफैक्ट मेरी जो नेक्स्ट बुक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल. इट्स कॉल्ड यस आई फेल्ड. और मैंने वो बुक स्टार्ट करी हुई है. दिस वाज माय फर्स्ट बुक, सिट एंड ग्रो रिच. इसके बारे में भी थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, सो ये जो बुक है, दिस बेसिकली इट्स कॉल्ड सिट एंड ग्रो रिच, and this is available on Amazon. So the idea of writing this book was कि I thought बहुत सारी knowledge और बहुत सारा ज्ञान है जिसमें maybe you know I could add to the industry that I am into, that is furniture and interiors. तो लेकिन nobody you know has addressed lot of issues which are there as a part of workplace strategy. तो workplace strategy में जैसे क्या होता है कि आप जब एक organization है और वो बेयर शेल है और उसके बाद वो इंटीरियर करते हैं, फर्नीचर लगाते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका इंटेंट क्या होता है? इंटेंट होता है कि वो एक स्पेसिफिक कल्चर ड्राइव करना चाह रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाह रहे हैं, उनकी वेलबींग को देखना चाह रहे हैं. और उन चीजों को देखने के लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए, और रिसर्चेस क्या बोलती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एर्गोनॉमिक्स, इसका पहला जो चैप्टर है दैट इज एर्गोनॉमिक्स. कि एर्गोनॉमिक्स है क्या? तो वो रिलेटेड है फर्नीचर या आपके वर्क प्लेस यू नो कंफर्ट से,
जो आपके ओवरऑल वर्क प्लेस में आपको किस तरह से, साधारण भाषा में आप जहां बैठ रहे हैं वहां पे रीच कहाँ तक है, आपका हाथ कहाँ तक करेक्ट, पहुंच जाएगा, सिर्फ हाथ नहीं, आप पोस्चर क्या ओवरऑल होगा, सब कुछ ही, पोस्चर भी आ गया, सब चीजें हर आ चीज गई मोटा उसमें। मोटा। करेक्ट करेक्ट। सेकंड आता है कि प्रोडक्टिविटी एट वर्क प्लेस। अब प्रोडक्टिविटी एट वर्क प्लेस में एक एक्सेल शीट आप यूज कर रहे हो, आज आप एआई यूज कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है कि आप प्रोडक्टिविटी की तरफ घुस रहे हो। लेकिन अगर हम वो चीजों को एक थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट करें, उससे पहले आए, तो जहां आप बैठ रहे हो, आप जिस जिस तरह से बैठ रहे हो, वो चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक रिसर्चर्स बोलते हैं कि यूजिंग अ राइट एर्गोनॉमिक चेयर कैन एनहांस योर प्रोडक्टिविटी बाय 17.8%। दैट इज अ रिसर्च। अब अगर 17.8% आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, तो वो कैसे बढ़ेगी? अगर आपने अपनी ह्यूमन बॉडी को देखा और अपनी वर्क स्टाइल से उसको मैच नहीं किया, तो यू नो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो सारी रिसर्चेस को मैंने किस तरह से डाला है और किस तरह से हेल्प करा है, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट, जिनको दिया उन्होंने कहा हाँ इट्स अ बिग वैल्यू एडिशन। तो दैट वाज द आइडिया। थर्ड इज एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस। के वर्क प्लेस में जिस तरह से मस्कुलर डिसऑर्डर हो गए, या फिर कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको चोटें ज्यादा लग रही हैं, या आपको एब्सेंटिज्म हो रही है, क्योंकि लोग कहते हैं नहीं आई एम नॉट फीलिंग वेल, कहीं ना कहीं वो वर्क प्लेस पे से ही इम्पैक्ट आ रहा है ना। आप जो नहीं आ रहे हो अगले दिन ऑफिस, या तो आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा। देखो, कोविड के बाद ना एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आया है। हर एम्प्लॉय या हर वर्किंग प्रोफेशनल, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, बिल्कुल उनको वो कंफर्ट मिल गई है जो उन्हें घर पे मिलती थी, क्योंकि आदत वैसी पड़ गई है। अब वो कंफर्ट के लिए आपको अपना घर वाला एनवायरनमेंट रेप्लिकेट करना पड़ेगा, शायद उससे भी बेटर, शायद उससे भी बेटर। क्यों? क्योंकि आप अगर वो एनवायरनमेंट रेप्लिकेट नहीं कर रहे हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एन अट्रैक्शन फॉर एनीबडी टू कम। मतलब वो बायोफीलिया, वो ग्रीनरी, वो कंफर्ट, वो, और ये सारी चीजें सीक्वेंस में, क्योंकि हम एक तरह का काम तो करते नहीं। कभी हमारा फोकस वर्किंग है, कभी कोलैबोरेशन है, कभी मीटिंग हो रही है, कभी हम लोग कैफेटेरिया में बैठे हैं, कभी हम रिलैक्स कर रहे हैं, कभी हमारे को मतलब एक पावर नैप लेनी है। तो ये सारी चीजें अगर एक वर्क प्लेस में है, तो आप इंश्योर करते हो कि हाँ यू नो दिस इज माई कंप्लीट डे। एंड पीपल आर स्पेंडिंग लाइक 8, 10 आवर्स, 12 आवर्स। अगर 10, 10, 12, 12 घंटे अगर कोई ऑर्गेनाइज मतलब एक कंपनी में है, एक दिन निकाल रहा है, तो यू नो दे डिजर्व दैट कंफर्ट। So that is the idea, and that was the whole thing, you know, on writing this book. And I would love your views on this. तो आप जरूर पढ़ें इसको। बिल्कुल पढ़ा। सो सर, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि भी एक अगर बिजनेस फेल होता है और एक इंडिविजुअल अगर फेल होता है, तो जी व्हाट इज डिफरेंस? तो मेरा ये मानना है सर कि अगर एक इंडिविजुअल फेल होता है जी, किसी भी कारणवश, कोई भी रीजन रहा हो, तो एक इंडिविजुअल से सिर्फ एक ही फैमिली का इशू रहता है, एक फैमिली में दिक्कत आती है। करेक्ट। लेकिन अगर हम एक बिजनेस की फेल होने की बात करें, तो सिर्फ बिजनेस का परिवार, उसके यहाँ एक छोटा सा बिजनेस लगा लीजिए, 10, 15, 20 एम्प्लॉय तो ऑलमोस्ट होते ही हैं, बिल्कुल होते हैं सर। तो 15, 20 परिवार वो हो गए सर। फिर आपके वेंडर्स हैं, बायर सप्लायर्स हैं, उनके परिवार हो गए। फिर आपसे जुड़े हुए ड्राइवर्स हो गए सर, चौकीदार हो गए, आपको सप्लाई देने वाले लोग हो गए जो सिमिलर छोटी छोटी सप्लाईज दे रहे हैं। मान लीजिए कोई चाय वाला है या कोई छोटी मोटी चीजें लेने देने वाले लोग हैं। तो इतने सारे परिवार इम्पैक्ट होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के मान के चलिए 100 से 150 परिवार हो जाते हैं, 200 भी चले जाते हैं कई बार। तो अगर थोड़ा बिजनेस आपका ठीक लेवल पे है, अगर एक बिजनेस बंद होता है, तो सिर्फ एक परिवार नहीं इंटरप्ट होता है, लगभग 100 से 200 परिवार जो है इंटरप्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक बात, इंटरप्शन आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये एक फैक्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल फेलियर, पहली बात तो सर मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि देयर आर नो फेलियर्स, यू नो, दे आर लर्निंग्स, दे आर ओनली एक्सपीरियंसेस। लाइफ में फेलियर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। फेलियर हम उस टाइम पे ना, उस समय पे रुक जाते हैं। मैं समझो उस समय में रुक गया, मेरे लिए समय रुक गया, तो आज मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूं, क्योंकि मैं फेलियर एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को फेलियर मान लूंगा। अब मैं उस मोमेंट में रुक गया, चाहे वक्त चलता जा रहा है, साल बीत रहे हैं, लेकिन मैं वहीं रुका हूं। आप समझो, अगर मैं वहीं रुका हुआ हूं, तो मैंने उस मोमेंट को कितना लंबा खींच दिया, इलास्टिक की तरह। आप खींचे रखो, तो क्या है, आपकी वाइब्रेशंस वैसी ही हैं। और सारा खेल ही वाइब्रेशंस का है। एक्चुअली बीच में मुझे एक बात करते करते कहावत याद आती है कि सुना है इसके बारे में जी। कि एक क्रिमिनल था जिसको बताया गया कि अगले दिन आपको जो है डेथ पेनल्टी है, और आपको जो है एक जहरीली सांप से कटवा दिया जाएगा। हाँ। और नेक्स्ट डे उसको आइज वाइज बंद करके
टेबल पे बिठा दिया गया कि अब जहरीले सांप से काटेंगे, और कुछ नहीं किया, उसको जस्ट पिन 2 से पिन करा। चुभा दिया। और जब बाद में वो उस पिन चुभाने से मर गया, और बाद में जब उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो पता चला कि सेम टाइप का जहर उसकी बॉडी में मिला, पाला गया जिससे है। हाँ, जो जिसका सोच रहा था, बताया सोचो कितनी स्ट्रांग है हमारी सोच, हाँ, है ना? जिस तरह का आप सोचोगे वैसे ही आप वैसा ही बिहेव कर होगा, लेगी, बॉडी बेसिकली वैसा ही रूप ले लेगी। वैसे ही। तो हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये और फॉर्चुनेटली दोनों ही मैं कहूंगा ये सच है। और मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वाइब्रेशंस को किस तरह से हायर वाइब्रेशंस में रखते हो ना, यस। सारा गेम वही है। तो इस पे एक ऑथर है बड़े अच्छे, डेविड हॉकिंस करके, अगर उनकी बुक एक मेरे को हमेशा याद आती है, मैं जब भी पढ़ता हूँ तो आई रियली गेट इंस्पायर्ड। इट्स कॉल्ड लेटिंग गो, है ना? लेटिंग गो करके एक किताब है। तो आई रेकमेंड, यू नो, यू शुड डेफिनेटली रीड दैट बुक, दैट्स कॉल्ड बाय डॉक्टर डेविड हॉकिंस। So it speaks about vibrations, higher vibrations, lower vibrations, जैसे आपका गिल्ट, शेम। लोग जैसे फेलियर के बाद सुसाइड की तरफ भी जाते हैं, हाँ, वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो लोअर वाइब्रेशन में आ रहे हैं। और सुसाइड का मतलब ये है कि आप ना, आपके अंदर वो शेम और गिल्ट आ गया है, आप इतने शेमफुल और इतना गिल्ट महसूस कर रहे हो, वो बर्डन जो है आपके कंधों पे, आप उसको बेयर ही नहीं कर रहे कि यार बस ठीक है, अब तो मैं कूद जाऊं, या मैं कर लूं, खत्म कर लूं अपने आप को। सर एक्चुअली ये शिफ्ट जो है ना, ये आपने शिफ्ट ये लाना। शब्द यूज किया सुसाइड, मैं एक दो एग्जांपल शेयर करता हूँ। हमारी ना कुछ एडवर्टीजमेंट चलती हैं, जैसे जी। मेटा एड्स चलती हैं और कई जगह। हाँ, तो कई बार रात को डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं, हाँ। 2:30 बजे 3 बजे रात को कॉल आती हैं कि सर मुझे 5,000 रुपए का लोन चाहिए और सुबह मुझे भरना होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 5,000 ओनली, और नहीं तो मुझे सुसाइड करनी पड़ जाएगी। अब बिलीव मी, मेरा स्टेज ऑफ माइंड, मैं जनरली फोन अवॉइड नहीं करता, रात को कितने बजे भी फोन आए मैं फोन पिक कर लेता हूँ। रात को 3 बजे 4 बजे कोई फोन कर रहा है एंड ही सेइंग कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल वाली स्थिति हो जाती है। अगर सच में उसने कुछ कर लिया तो लास्ट कॉल तो मेरे पास ही थी, बिल्कुल नहीं, ठीक वाकई है में ना? this is तो very उस tough। चीज को रात को आधा आधा घंटा उनको समझाना नहीं, बस 5,000 के पीछे 5,000 इज नॉट अमाउंट, ठीक है किसी के लिए बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ पे सारी तरह के लोग हैं, हम्म। बट सुसाइड इज नॉट ए सॉल्यूशन। सर एक्चुअली क्या है ना, हम सिचुएशन के बाहर हैं, और वो सर्कल के अंदर है जिसके जिसके बाहर उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। आप ये समझो, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके आसपास आग लगी हुई है। अब आग के पार तो कोई वो देख ही नहीं पा रहा ना बेचारा, उसको तो वो आग दिख रही है, और आग अंदर आती जा रही है, अंदर आ रही वहीं है। तो आपका और हमारा रोल आता है, जहां सर आप देखो, बिजनेसेस को फाउंडेशन हाँ, बनाने में हेल्प करते हैं, वहां हम फाइनेंस करने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल फाइनेंशियल बिल्कुल बिल्कुल हेल्प बिल्कुल। दिलाते हैं। सो सर हम इस सेगमेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो सर नेक्स्ट बात हम करते हैं कि बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं। जी, हम क्या रीजन ऐसे रहते हैं, या एक इंडिविजुअल अगर फेल हो जाता है तो कितने टाइम में बाउंस बैक कर सकते हैं, किस तरीके से क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। तो सर, बिजनेसेस का फेलियर के जो रीजंस है ना, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको की जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं मैं आपको वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, देर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन रियलिटी एंड व्हाट यू परसीव, है ना? वो परसेप्शन जो एक स्टेक होल्डर, जो की स्टेक होल्डर्स हैं, प्रमोटर कह लो या जो लीडरशिप लेवल पे कह रहे हो, जो वो किस तरह से परसीव कर रहे हैं चीजों को, कि ग्राउंड रियलिटी पे ना आना ना सर, एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से बिजनेसेस फेल होते हैं। और ग्राउंड रियलिटीज में कोई क्यों नहीं आता, खासकर प्रमोटर्स, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वो अपनी विम्स और फैंसीज में होते हैं। क्या होता है ना कि आपकी ईगो का लेवल, कहना नहीं चाहिए बट ये सच है, कि जब आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हो तो आपका ईगो का लेवल ऐसे होता है कि आप मान नहीं सकते कुछ चीजें, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते चीजें, आप अपने आप को मतलब जिस लेवल पे देखते हो, वो एक ऐसा धुआं है, ऐसा बबल है, जी जो जब बर्स्ट होता है ना तो बहुत दर्द होता है, लेकिन वो आसपास भी लोगों को दर्द होता है, ये वो रियलाइज नहीं करते। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, सोचो आप। हाँ एक्चुअली लोग रियलाइज नहीं करते कि बीइंग ए बिजनेसमैन इज नॉट दैट इजी, और ईगो होना कोई दिक्कत नहीं है अनटिल अनलेस ये थोड़ा अलग लेवल पे ना चली सर जाए। देखो, स्पाइडरमैन का ना एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, वो मैं हमेशा उस डायलॉग से बड़ा इंस्पायर रहा हूँ, कि विद पावर्स कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस एंड व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर यू हैव द पावर्स, यस बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू होल्ड, नॉट फॉर पीपल बट फॉर द सोसाइटी, तो वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। डेफिनेटली। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसमें, जैसे गैप की हम बात करते हैं,
हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर प्रॉफिटेबल ऑन पेपर्स, यस डेफिनेटली। लेकिन कैश फ्लो कहीं नहीं है। हाँ ना, बैंक में पैसे होते मजे की बात देखो कि कैश फ्लो क्या होता है? ब्लड अगर आपकी बॉडी में फ्लो नहीं कर रहा और आपकी बॉडी हेल्दी है, तो कितनी देर तक हेल्दी रहेगी? कि भाई मैं तो हेल्दी हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई आज तक, लेकिन ब्लड फ्लो रुका हुआ है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। तो कैश फ्लो भी ऐसा ही है। कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी इज वन थिंग, भाई मैं 40% का बेच रहा हूँ लेकिन पेमेंट्स नहीं आ रही, डिलेड पेमेंट्स हैं, माल में प्रॉब्लम है, ये दिक्कत वो दिक्कत, तो अल्टीमेटली क्या होता है? तो गैप आ गया और आप एजम्पशन में हो कि वी आर डूइंग ग्रेट बिजनेस, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, हमारा मोनोपोलाइज्ड प्रोडक्ट है और सर्विसेज में हम लैग कर रहे हैं। तो वो चीज आपने देखी नहीं। तो बिजनेस एक होलसम, पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, आप इस लूप को क्लोज नहीं करोगे ना, तो वो लूप क्लोज ना होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गैप आ गया, और वो गैप जहां पे आया वहीं पे आप समझ लो कि आपने रियलिटी को देखा ही नहीं। तो ये सर मेरे लिए सबसे पहली वजह यही होती है कि ग्राउंड रियलिटीज को देखना बहुत जरूरी है। हाँ, इन फाइनेंशियल टर्म्स हम देखते हैं कि प्रॉफिट बहुत सारे होते हैं। अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस उठा के देखेंगे, दिखेगा कि भी 1 करोड़ का प्रॉफिट है, 2 करोड़ का प्रॉफिट है। हाँ। लेकिन जब हम बात करेंगे बैंक बैलेंस, तो वहां पे 1 रुपया भी नहीं है। बैंक बैलेंस तो चलो एक चीज है, मैं कहता हूं आपका कैश फ्लो तो हो, मनी इज कमिंग, मनी इज गोइंग, मनी इज कमिंग, मनी इज गोइंग। तो लोग लोन उठाते हैं सरप्राइजिंगली, वो कहते हैं यार हमारे को ना अपने एक्सपेंसेस के लिए लोन चाहिए। हाँ, अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। बताओ। नहीं, डेफिनेटली एक्सपेंसेस के लिए लोन चाहिए, बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए लोन चाहिए। वर्किंग तो कैपिटल। बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए हमारे को वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, ठीक है। और जो जैसे हम अब बात कर रहे थे कि कैश, एक्चुअली कैश फ्लो कहाँ स्टक होता है? कैश फ्लो स्टक होता है आपका स्टॉक में, इन्वेंट्री में और डेटर्स के पास, मेजरली यही स्टक होता है। करेक्ट। अब इस चीज को मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन्स दिए जाते हैं। करेक्ट। हमारे यहाँ एक मेजर इशू क्या है, अगर मैं मान लीजिए 10 बिजनेसेस को फाइनेंस करवाता हूँ, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, तो उसमें से 4 से 5 बिजनेसेस इस बात के लिए झगड़ा करते हैं कि हमें स्टॉक स्टेटमेंट नहीं देनी बैंक को। कि भाई बैंक को जो है ये नहीं बताना कि आपकी रियल पोजीशन क्या है, आपकी डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, स्टॉक की पोजीशन क्या है, आप नहीं बताना चाहते। मतलब ये वही बात होगी ना एक तरीके से कि ठीक है, यू नो, बैंक को तो आप कुछ भी बताना चाहते हो या नहीं बताना चाहते, बट यू नो ना कि आपने जूते तो बहुत अच्छे पहने हुए लेकिन अंदर से सॉक्स पटी हुई है, तो आपको तो पता है ना सॉक्स पटी हुई है। ये ग्राउंड रियलिटी वाली ग्राउंड रियलिटी, तो ये है इश्यूज। चलिए सर, तो अच्छा बताया आपने। एक चीज सर ये मैं बोलूंगा, दूसरा एक सबसे बड़ी चीज है कि बिजनेस या बिजनेस ओनर्स जब ऑथेंटिसिटी से दूर हो जाते हैं ना, ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है ना सर, कि आप ऑथेंटिक हो, आप जो हो वो हो। और बहुत सारे बिजनेसेस जो मैं देखता हूँ ना, बहुत इन्फ्लेटेड है, वो हैं कुछ और दिखाते कुछ हैं। क्या होता है कि आप आर्टिफिशियल दुनिया में ना, आपको कुछ देर तक आप सक्सेसफुल हो सकते हो, दैट विल टेक यू टू सम प्लेस, राइट? बट इन लॉन्ग टर्म में ये चीज कभी भी नहीं चलती। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि आप ऑथेंटिक हो अपनी अप्रोच में, मेरी ये औकात है, मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, ये नहीं आता मुझे। इसमें सर मैं ऐड करना चाहूंगा कि दूसरों को देख के नहीं हमें करना। बहुत बढ़िया बात, ठीक है कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, यानी कि अगर हम रोड पे ड्राइव कर रहे हैं और कोई अगर गलत तरीके से ड्राइव कर रहा है, तो हमें उस तरफ नहीं दिमाग लगाना। आपको अपनी लेन में चलना है, अपने तरीके से चलना है, कानून के हिसाब से चलना है। और जो आता है सर, जो नहीं आता मैं सीखने को तैयार हूँ। आई एम ऑलवेज अ लर्नर। हमारे पास सर बिजनेसेस आते हैं जिनकी करोड़ों अरबों रुपए की टर्नओवर होती है, ठीक है। पैसा अकाउंट में आता है, लेट्स सपोज कोई पेमेंट आई माल के अगेंस्ट में 10 लाख रुपए की, विद इन सेकेंड्स वो 10 लाख रुपए वापस निकल जाते हैं। मतलब आपने जो माल बेचा था उस पर 1 रुपया भी नहीं कमाया, प्रॉफिट तो साइड में रखना चाहिए, नहीं होता। तो चीजें बहुत अलग हैं। तो आपने ये नहीं समझना है कि आप दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे पैसा कमा रहे हैं। आप अपने तरीके से जो आपने समझा है, आपने बिजनेस को सीखा है आज तक, अपने पुश्तैनी बिजनेस है या आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने पढ़ा है, समझा है, अपना एक्सपीरियंस लिया है, या कुणाल जैसे बिजनेस कोच का आप हेल्प ले सकते हैं या हमारी हेल्प ले सकते हैं फाइनेंस के लिए। तो उसमें आप एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं विचारों का, उन्हीं चीजों का करना है जो आपको आता है, किसी को देख के नहीं।
Very true, sir. I 100% agree. एक सर पीछे हमारी बात छूट गई थी वर्किंग कैपिटल पार्ट पे, जी। एक्सपेंसेस के लिए फाइनेंस चाहिए। अब क्या होता है कि आपको मैनी टाइम्स पता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के फाइनेंस चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, बट लोग क्या करते हैं रॉन्ग फाइनेंसिंग उठा लेते हैं। करेक्ट। ठीक है, रॉन्ग फाइनेंसिंग में कहाँ जाते हैं, वो मारामारी कहाँ होती है कि आपने क्या किया, आपने मशीन, लेट्स सपोज इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। दो तरीके से होता है, एक आपको मशीनरी फाइनेंस करवानी है और मशीनरी को क्योंकि उसकी रिपेमेंट जो है 5-7 साल के लिए होती है जब हम मशीनरी का फाइनेंस का लोन लेते हैं, और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो मशीनरी कमा के भी 5-7 साल के लिए तक देती है, तो धीरे धीरे कमाती है। लोग क्या करते हैं वर्किंग कैपिटल का पैसा जो आपको लिमिट का पैसा है वो मशीनरी में डाल देते हैं, या फिर आजकल एक बड़ा खतरनाक चलन है, लोग क्या करते हैं 3 साल के बिजनेस लोन लेते हैं, टर्म लोन, ठीक है, और वो लेके आपने वर्किंग कैपिटल यूज कर लेते हैं। तो दोनों स्थिति में रॉन्ग टर्म तरह की फाइनेंसिंग होती है, तो वो भी बिजनेसेस को स्ट्रगल करने के लिए मजबूर कर देती है और कई बिजनेस डूबते भी हैं। कई बार मेरे पास ऐसा होता है सर, बिलीव मी, मैं इस चीज से बिल्कुल अनभिज्ञ था। पीछे कई क्लाइंट ऐसे रहे कि आए बैठे डिस्कशन स्टार्ट हुई और होते होते वो इतना इमोशनल टच में हो गए कि मुझे आधा घंटा लगा उनको चुप करवाने में, कोई बात नहीं जी हो जाएगा ठीक। ठीक बात है। होता है, मतलब दे डिफाइन देमसेल्फ, बस गलती हो गई क्योंकि हमने रॉन्ग फाइनेंसिंग तो ली, पैसा तो पैसा लिया, लेकिन कौन सा पैसा कैसे इस्तेमाल करना था ये समझ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी चीज के लिए ना कहते हैं ना कि यू नीड टू हैव अ मेंटोर इन बिजनेस। तो पहले बड़े सिंपल होता था बिजनेसेस, लेगेसी बिजनेसेस क्या होते थे कि आपने अपने बाप दादा से जो बिजनेस लिया है उन्हीं से लर्निंग आई, उन्हीं से करते गए और सब चीजें करते गए। लेकिन बिजनेसेस अब बहुत अलग हो चुके हैं। क्या होता है ना, एक फैमिली बिजनेस में एक अलग चैलेंजेस आते हैं क्योंकि आप जिस ट्रेडिशनल वे से बिजनेस करते आए हो, क्योंकि मैं भी बहुत सारे कोचिंग जब मैंने करी है ऐसे लोगों को, ऐसे बिजनेसेस को, तो वो चेंज नहीं होना चाहते, जबकि टाइम्स जैसे चेंज हो गए हैं, आपको यू हैव टू चेंज, यू हैव टू डाइवर्सिफाई, यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स ग्लोबल नाउ, global now. So you need to have good mentors and you need to accept it. And मतलब वो ये नहीं है कि आपने 2-4 क्लासेस कर ली और कोर्सेज कर लिए तो आपको समझ में आ गया। आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आपका वो राइट माइंडसेट नहीं आ गया ना, जिसमें कि देखो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू राइट डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में अगर आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक है ना, तो आपके चांसेस फेल होने के बहुत कम होते हैं। और डिसीजन मेकिंग के लिए माइंडसेट बहुत जरूरी है, और वो भी काम माइंडसेट, जिसमें कोई ना एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई कंटेमिनेशन नहीं है, और आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं कर रहे हो, आप अपने दिमाग से अपना वो कर रहे हो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए, बस। तो ये सब चीजें जब होती है ना, तो आप यू से कि हाँ ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म में है। मशीनों के लिए भी लोन लेना, लेकिन मशीनों का आपको यही नहीं अगर आइडिया कि रियलिस्टिकली ये मुझे कितना आउटपुट दे देगा। देखो, इट इज नॉट समथिंग कि आपको 1 साल में मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा, बट अगर 3 साल में भी मिल रहा है तो उसको इंश्योर करना, क्योंकि एग्जीक्यूशन कई जगह पे एग्जीक्यूशन फेल हो जाते हैं। सर आपसे सारी प्लानिंग कर ली, मार्केटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। कहाँ प्लानिंग तो है ही नहीं, प्लानिंग तो पी भी नहीं मिलती है। लोग आते हैं, बिलीव मी, मैं हम इनटू स्टार्टअप फाइनेंसिंग ना, जी। तो लोग आते हैं कि मेरे को स्टार्टअप फाइनेंस करना है। कई लोग आते हैं जी 50 करोड़ की इक्विटी दीजिए, मैं ठीक है जी पिच डेक दीजिए। वो क्या होता है? अभी 3 दिन पहले कोई गवर्नमेंट टेंडर के लिए जी मेरे को इक्विटी फाइनेंस चाहिए 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए का, मैं ठीक है जी पिच डेक दीजिए। वो क्या होता है? जी वो आप अपने सीए से बात कीजिए, जैसे भी आपको कुछ तो आइडिया होना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो आप उसको समझाओगे तो सही कि भी आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा और आप उसको एग्जिट कैसे दोगे साल 2 साल 3 साल के बाद करें, तो वो समझाने का कोई तरीका तो होगा। बस सिर्फ आपने मांगा और लोग आके दे देंगे बिकॉज इट्स ए गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट। करेक्ट, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, हाँ सर, गैप्स हैं, काफी गैप्स हैं, और आई थिंक इट्स अ गुड मीडियम। आप जैसे बताएंगे धीरे धीरे तो पीपल, और ऐसा नहीं है लोग नहीं करना चाहते, बट हमने अभी जैसे चैट जीपीटी और एआई को भी ना एक क्वेश्चन और आंसर की तरह ज्यादा यूज कर रहे हैं। बट ये सारी मैंने अब टूल्स करने यूज किए, मैं क्लॉड यूज करता हूँ। तो क्लॉड से एक बहुत बड़ा जो कोवर्क है उसका, आप अपना वर्क डेलीगेशन कैसे कर सकते हो, कैसे फॉर्मेट्स क्रिएट कर सकते हो, ये बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं जो अब जिस तरह की आने वाली जनरेशन किस तरह से इस चीज को इम्प्लीमेंट करती है, यूज करती है। आई थिंक एवरीबडी शुड यूज इट इन बिजनेस। इफ यू आर नॉट डूइंग इट देन यू आर गोइंग टू बी, बहुत पीछे रह जाएंगे हम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे नहीं भी रहेंगे तो बट इट्स ए कंपेनियन,
बेसिकली companion, it's इट्स a अ companion, कंपेनियन। definitely. आप एक आदमी का आपको एक्स्ट्रा जो है ना विदाउट मतलब मच पे आप एवरेज जो है मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर में 10-12 हज़ार रुपए से की तो सैलरी है नहीं, मेरी नहीं 20 के नहीं, आसपास की सैलरी 20 से एवरेज ऊपर ही है, 20-25 से 20-25 की। कम कुछ नहीं और 20-25 का आदमी आपके लिए 2,000 का काम नहीं करता। है। यहाँ आप 2,000 रुपए में काफी काम करवा सकते हो। हाँ, तो ठीक है, एनीवे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। तो कुणाल जी, एक मैंने देखा है कि बहुत सारे बिजनेसेस इस वजह से भी फेल हो जाते हैं कि वो विदाउट एनी कैलकुलेशन जो है ना एक्सपेंशन पे चले जाते हैं। जी जी सर, आई थिंक कैलकुलेशन से ज्यादा ना बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी होता है, जो बिजनेसेस मिस कर देते हैं। जैसे कि आप एक्सपेंशन में जा रहे हो, ऑफ कोर्स आपने दो चीजें रियलाइज करी कि एक मार्केट में पोटेंशियल है, दूसरा मार्केट में गैप है, और तीसरा आप किसी से इंस्पायर हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉफी शॉप खोलना चाहते हो, है ना, कॉफी अपना आउटलेट खोलना चाहते हो, आप एक्सपैंड करना चाहते हो, आपका एक आउटलेट चल गया है। अब आप इंस्पायर्ड हो अगर स्टारबक्स से, तो स्टारबक्स की कॉफी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है ना, हम लोग जाते हैं तो आई आई पर्सनली डोंट लाइक स्टारबक्स कॉफी। बट व्हाट इज गुड अबाउट स्टारबक्स, इट्स द लोकेशन, जो डेमोग्राफिक लोकेशन है, और दूसरा जो उनका हॉस्पिटैलिटी है। मतलब अगर मैं खाली बैठा हूं और मैं कॉफी नहीं पी रहा, तो दे विल कम ओवर एंड दे विल आस्क अबाउट इट एंड दे विल गिव मी अ फ्री कॉफी। यू नो, दैट्स अ वेरी वार्म वे ऑफ ट्रीटिंग। तो वो उनकी स्ट्रेंथ है, बट कॉफी उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर आपकी कॉफी स्ट्रेंथ है, तो यू आर आइडलाइजिंग अ रॉन्ग पार्टनर। तो बिजनेस मॉडल को समझना वो बहुत जरूरी होता है, और बिजनेस मॉडल के बेसिस पे ही बिजनेस मॉडल बनता है। मतलब जिस बिजनेस मॉडल को आप फॉलो कर रहे हो और वैसा बिजनेस मॉडल आपका है नहीं, क्योंकि फंडिंग भी तो आप उसी हिसाब से लोगे ना। आपने रियल एस्टेट में, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अगर वो आगे बढ़ रहे हैं और उनका बिजनेस मॉडल एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वाला है, तो वो कॉफी उसमें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। यू नो, आप देख कहीं रहे हो और टारगेट कहीं और है आपका, तो वो उस तरह की होती है। तो आई थिंक एक्सपेंशन जो होती है ना, वो बिजनेस मॉडल को बना के पहली चीज जरूरी है। दूसरा, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर चेकलिस्ट। आपके क्राइटेरियाज बहुत क्लियर होने चाहिए कि हाँ, मेरा पार्टनर जिनको मैं फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ, या मैं डीलरशिप दे रहा हूँ, या मैं सेल्फ फंड भी कर रहा हूँ और मैं अपने खुद भी लगा रहा हूँ, तो ये सारी चेकलिस्ट में आना चाहिए। कहीं पे भी वो चेकलिस्ट फेल होती है, जी। तो आप समझ लो कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। यू नो, दैट इज समथिंग और व्हिच इज सबसे नॉट। इम्पोर्टेंट सर इस मामले में क्या आता है कि आपको हर एक एक्सपेंशन का, हर एक यूनिट का, एक अगर मान लो किसी भी लेवल का एक्सपेंशन आप ले रहे हैं, तो उसका एक सेपरेट बिजनेस मॉडल बनेगा। पीएनएल अलग से बनना हाँ, चाहिए उसका है एक उसका। हर चीज, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। फाइनेंसिंग अलग तरीके से होगी। ये नहीं कि आपने अपनी एक शॉप चल रही है, दो शॉप चल रही है, फंडिंग वहां उनकी से आ रही फंडिंग है। वहां से यहाँ, क्योंकि वहां का पैसा जो है ना यहाँ निकाल दिया, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो दोनों ही क्लैप्स हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आई तो 100% एग्री ऑन दिस सर। वो करते इनफैक्ट हैं क्या लोग। होता है, लोगों के पास ना एक सक्सेसफुल बिजनेस से एक कुशन जनरेट हो जाता है। हाँ, अब वो उस कुशन को अलग अलग बिजनेसेस में स्प्लिट करके यूज करने जाते हैं। तो कुशन तो उतना ही है, आपने उस कुशन को छोटा कर दिया, और अल्टीमेटली रियलाइज करो कि आपका ओवरऑल बिजनेस, और ये भी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन प्रॉमिसिंग जो लगने वाली चीज होती है ना सर, कहीं ना कहीं अगर हमारे क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं हो रहे हैं, या हमारा बिजनेस मॉडल उस हिसाब से फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वी हैव टू टेक अ कॉल, एंड वी हैव टू टेक अ कॉल वेरी इमीडिएटली। हाँ। और सर, नया बिजनेस या नया एक्सपेंशन जहां पे भी आप जाएंगे, उसको स्टार्ट होने में, ब्रेक इवन पे आने पे, प्रॉफिटेबल होने में टाइम तो लगेगा ना। बिल्कुल लगता है तो सर। तब तक के लिए आपकी कैलकुलेशन क्या है? हाँ, उसकी उन कैलकुलेशंस को अगर आपने फंडिंग, मान लीजिए बैंक फंडिंग उठाइए या कहीं भी आउटसाइड फंडिंग उठाइए, तो उसका आपने एग्जिट प्लान क्या बनाया हुआ है कि रिपेमेंट कैसे होगी? सर वो एग्जिट प्लान, मेरे ख्याल से बहुत सारे बिजनेसेस जो है ना, उनका कोई एग्जिट प्लान होता ही नहीं है। नहीं, वो सिर्फ कहते हैं कि बस शुरू कर दिया, अरे होगा, अरे हो जाएगा। अच्छा, मैंने बहुत सारे बिजनेस एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें आप शुरू तो कर देते हो, लेकिन आपको मजबूरन उसको आगे प्रोलॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं होती। और वहां पे आके ना, जैसे मैंने इधर से लेकर उधर तक जाना है, और मैंने कहा कि यार मेरे पास फंडिंग तो इतनी है, लेकिन देखेंगे। अब बीच मझधार में जब मैं पहुंचता हूं ना, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती कि मैं मानता रहूं कि मुझे फंडिंग चाहिए। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं लोन ले रहा हूं, वो एक डिजास्टर है। लेकिन क्योंकि मेरी नैया बीच में पहुंची हुई है और डूबने वाली है, तो मैं कहता हूं भैया तू दे दे मुझे,
जिस भी रेट पे मिल रहे हैं, यू नो, इमेजिन द काइंड ऑफ डिजास्टर पीपल हेड सर फॉर। मैं एक छोटी सी बात बताऊं यहाँ पे, मैं एक चीज ऐड करना, मेरे पास डेली एटलीस्ट एक दो क्वेरीज आ जाती है इस तरह की जी जी जी। कि लोन हमारा, बैंक का लोन एनपीए हो गया है, हाँ जो लोन 10% के आसपास चल रहा था, और आप मुझे इस एनपीए से निकाल दीजिए, किसी प्राइवेट फाइनेंशियर से फाइनेंस दिला दीजिए, हाँ और उस फाइनेंस की कॉस्टिंग क्या, जैसे प्राइवेट फाइनेंशियर जनरली देखते हैं 3 4 5% जी मंथली, जी तो एवरेज मतलब 50 से 60% साल का। जो बिजनेस 10% साल का भर नहीं पाया और एनपीए हो गया, जी। वो 50% साल का लोन लेके वो 10% साल के जो एनपीए अकाउंट है उसको सेटल करना चाहता है। मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ लॉजिक नहीं नहीं है, है। हाँ, वही प्रॉब्लम यही है सर, कोई हाँ, लॉजिक नहीं है। कोई नहीं और है। वो डेस्परेशन है, वो डेस्परेशन इसलिए है क्योंकि आपने पहले ओवर एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट किया जिसमें आपने ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखी, और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है कि आपका सर्कल क्या है। सर, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर विद, है ना? दिस इज अ वेरी नाइस कोट। अब वो 5 लोग अगर आपको सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल से, अपनी नॉलेज से नहीं, अपनी लर्निंग से नहीं, पर आपके अपने लाइफस्टाइल से, तो देन यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग पैक, हाँ, है ना? अगर वो आपको एक राइट माइंडसेट दे रहे हैं, सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको वो माइंडसेट मिल रहा है जिसमें आप ग्राउंड रियलिटीज को देख पाओ, तो वो आइडियल एसोसिएशन है, और एसोसिएशन मेक्स अ डिफरेंस। दैट इज व्हाई यू नीड गुड मेंटर्स टू टेक थिंग्स एज दे आर। डेफिनेटली सर। प्रत्यक्ष। कई जगह एसोसिएशंस इतनी रिलैक्स भी हो जाती हैं, जैसे कई एग्जांपल में आपको हमने देखे हैं कि ज्यादातर बिजनेसेस फेल इस वजह से भी हो जाते हैं कि वो एक या दो वेंडर पे ही रिलाई कर लेते हैं। सारा का सारा सप्लाई सब कुछ जो है सिर्फ एक या दो, और उनसे जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब रेनी सीजन आता है, जब प्रॉब्लम आती है, तब ये बात है सर, चाहे आप क्लाइंट्स की बात कर लो, चाहे आप वेंडर्स की बात कर लो। एक जैसे कहावत आती है कि नेवर पुट योर एग इन वन सिंगल बास्केट, है ना? डेफिनेटली नेवर पुट योर एग्स। अगर आपके पास 10 अंडे हैं तो आप एक नेस्ट में नहीं डालोगे उसको, आप उसको स्प्लिट करके रखोगे, अलग अलग करोगे। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर की जैसे आज एक फ्लो चल रहा है बिजनेस का, वो चलता रहे। सो यू नीड टू, और इसका सर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और एक ही वर्ड है जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, वो है इनोवेशन। डेफिनेटली जिस बिजनेस ने इनोवेशन नहीं करी, चाहे वो वेंडर साइड है, चाहे वो क्लाइंट साइड है, चाहे वो प्रोडक्ट साइड है, चाहे वो सर्विस साइड है, चाहे वो एम्प्लॉय साइड है, तो वो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। आप बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि यहां से यहां तक लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको यहां से यहां लेके जाना है तो वो इनोवेशन ही लेके जाएगी। बिल्कुल डेफिनेटली। दैट्स दी की। प्लस जब आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल, अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है प्रॉपरली तो फिर दिक्कत आती है। बिल्कुल आती है सर। तो हम लोग तो कितने ही देखते हैं कि कई बिजनेसेस सिर्फ इस वजह से स्टक हो जाते हैं कि भाई मेरे 10 करोड़ का टर्नओवर है और 8 करोड़ एक पार्टी में फंसे हुए हैं, मिल नहीं रहे, तो अटक गए। वो सर डिपेंड करता है, देखो बैंडविड्थ पे भी डिपेंड करता है, कितनी आपकी बैंडविड्थ है, आप कितना कर सकते हो। सो कुणाल जी, थैंक यू, आज की बहुत अच्छी बातचीत रही। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में, अपने पर्सनल क्या क्या आप करते हैं, क्या क्या एक एज एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, बिजनेस कोच की तरह क्या करते हैं, कंसल्टेंट की तरह क्या करते हैं, थोड़ा समझाइए। As an entrepreneur, sir, I run a company which is basically into interior fit outs and furniture. So we've partnered with some global brands, जिसमें जैसे कोयो है, that is one of the brands that we do. Boss Design है, तो कुछ चीजें हैं जो हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं यहाँ पे इंटीरियर प्रोडक्ट्स और फर्नीचर में। एंड आवर टारगेट सप्लाई करंटली इज ऑल कॉर्पोरेट्स, आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज, एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 26 years नाउ, तो दैट्स अ बिजनेस। सेकंड, आई थिंक सिंस 2017 मैं अपना बिजनेस कोचिंग जब स्टार्ट करी थी, तो वो इंटेंट ये था कि आई वांटेड टू सर्व द इंडस्ट्री। धीरे 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 खुद के एक्सपीरियंसेस के बाद मैंने अपना एक पर्सनल मिशन बनाया कि आई वांटेड टू हेल्प more than 5,000 people by 2027. Those people are not generic. I would say they are all working professionals. उसमें leaders भी आते हैं, entrepreneurs भी आते हैं, working professionals हैं, सब हैं जो
जो एक मैं कह रहा हूँ एक गृहिणी जो है अगर वो भी अपने घर से टिफिन का काम कर रही है तो फॉर मी शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल। डेफिनेटली। मैं इसलिए इस चीज को बहुत सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर जो वर्किंग प्रोफेशनल हमारी सोसाइटी में है ना, दे आर द पीपल हु कैन ब्रिंग अ शिफ्ट विद इन दिस सोसाइटी। क्यों? क्योंकि उनसे बच्चे भी इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके पास वो पावर है। व्हेन यू अर्न यू हैव द पावर टू मेक थिंग्स हैपन, टू क्रिएट दैट शिफ्ट। और ये सारे शिफ्ट क्रिएट करने के लिए यू हैव टू हैव अ माइंडसेट। राइट माइंडसेट क्रिएट्स द राइट शिफ्ट दैट यू वांट टू डायरेक्ट इट फॉर। और मेरी इंटेंट यही रहती है जिसमें जो मैं एक पूरा पैकेज जो मेरा होता है बिजनेस के रिलेटेड तो होता ही है, बट इट इज मोर ऑफ पर्सनल कोचिंग ऑल्सो, जिसमें एक स्पिरिचुअल साइड भी आता है वेयर यू नो आई मेंटर ऑन मेडिटेशन। किस तरह से आप अपनी लाइफ को पहले बैलेंस करो, क्योंकि अगर आप खुद बैलेंस नहीं हो ना तो आप बिजनेस को बैलेंस नहीं कर सकते। तो यू नीड टू हैव दैट अलाइनमेंट। वो अलाइनमेंट आएगी, क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी के बाद अपने आप एक एक करके स्टेप्स बनते जाएंगे। तो वो धीरे धीरे, और वो स्टेप्स ऐसे होते हैं जैसे आपने क्रॉस करना है एक रिवर, है ना, अब दिख नहीं रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी जब क्लैरिटी आती है ना तो आपको अपने आप ही वो विजिबल होनी शुरू हो जाती है, स्टेप्स विजिबल होने शुरू हो जाते हैं और चलते जाओ एंड इट बिकम्स वेरी स्मूथ। मैन्युफैक्चरिंग की भाषा में आप अगर मैं बताऊं तो कुणाल जी कहना चाह रहे हैं कि अगर एक मशीनरी के सारे पुर्जे सही से काम करेंगे तभी आउटपुट बेटर निकल के आएगा। एब्सोल्युटली 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 सर। तो अदरवाइज तो दिक्कतें हैं। जी बिल्कुल है सर। तो थैंक यू कुणाल जी। दिल्ली वेल्थ ग्रुप के बारे में आप जानते ही हैं कि हम बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें, एक्सपेंड कर सकें और अपनी वर्किंग कैपिटल गैप को फुलफिल कर सकें। अब इसमें आप किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, आप रन करते हैं, तो आप हमसे मिल सकते हैं। जबकि हम उनको फाइनेंस मिलने में, मार्केट में फाइनेंस, जिस भी तरह का फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली कमर्शियल फाइनेंस की, जो आपके बिजनेस के लिए डेडिकेटेड होगा, आपके बिजनेस की कोर एक्टिविटीज और बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से अलाइन होगा। उस तरह के फाइनेंस को हम लोग डील करते हैं। सो थैंक यू कुणाल जी। Thank you, sir. Thank you so much. It is an honor for me. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. Delhi Wealth Group, Wings to Financial Freedom.